जेनजी प्रेप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं। जी। पंचायती राज व्यवस्था और इससे जुड़ा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये टॉपिक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। बिल्कुल। और याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए आज इस विषय के हर पहलू को बहुत गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत कहां से करें? ये जो शब्द है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। बहुत आसान। इसे ऐसे समझिए कि दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक है केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित है, जैसे सारी किताबें एक ही बड़े से ढेर में पड़ी हों। बिल्कुल, कोई भी किताब चाहिए तो उसी ढेर में जाना पड़ेगा। और दूसरा है विकेंद्रीकरण, मतलब शक्ति को अलग अलग स्तरों पर बांट देना। जैसे एक सुनियोजित शहर, स्कूल, अस्पताल, बाजार सब अपनी अपनी जगह पर हैं। सही पकड़ा। शासन में इसका मतलब है कि सत्ता को केंद्र से निकालकर स्थानीय लोगों के हाथों में देना, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। मतलब गांव की नाली बननी है या सफाई होनी है, इसका फैसला दिल्ली में नहीं, गांव में ही हो। जी, क्योंकि पानी, सफाई, पशुपालन ये सब स्थानीय मुद्दे हैं और इनका समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है जो परीक्षा में भी आता है। ये जो विषय हैं, पानी, सफाई, ये किस सूची में आते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी विषय राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। अच्छा, मतलब इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। हाँ, इसीलिए पंचायती राज को असल ताकत देने की जिम्मेदारी भी राज्यों की ही थी। लेकिन ये विचार नया नहीं था, इसकी एक लंबी कहानी है। हाँ, यहाँ कुछ समितियों का जिक्र है। ऐसा लगता है ये एक लंबी यात्रा रही है। बिल्कुल, ये आजाद भारत में लोकतंत्र के विकास की कहानी है। शुरुआत हुई 1957 में बलवंत राय मेहता समिति से। इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार भी कहते हैं ना? जी, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार त्रिस्तरीय ढांचे यानी 3 टियर स्ट्रक्चर की सिफारिश की थी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। लेकिन ये तो सिर्फ एक सिफारिश थी, मतलब राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थी। नहीं थी, और इसीलिए ज्यादातर राज्यों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर 20 साल बाद 1977 में आई अशोक मेहता समिति। उन्होंने क्या अलग कहा? उन्होंने 2 स्तरीय ढांचे की बात की और SC/ST के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, पर असली मोड़ आया 1985 में GV राव समिति के साथ। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही चुभने वाली बात कही। उन्होंने उस वक्त की पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा। बिना जड़ की घास मतलब ऊपर से हरी भरी दिखती है पर कोई ताकत नहीं, कोई जड़ नहीं। LM सिंघवी समिति ने कहा कि अगर पंचायतों को सच में ताकतवर बनाना है तो उन्हें संवैधानिक दर्जा देना होगा। मतलब इसे संविधान का हिस्सा बना दो ताकि कोई भी सरकार इसकी अनदेखी ना कर सके। ये तो गेम चेंजर था। यही वो चिंगारी थी। फिर 1989 में PK थुंगन समिति ने भी इसी बात का समर्थन किया। और इन सभी कोशिशों का नतीजा था हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। जी, यही वो ऐतिहासिक कदम था जिसने बिना जड़ की घास को असल में संवैधानिक जड़ें दी। तो ये कानून लागू कब हुआ? इसकी तारीखें भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ और अगले ही दिन 23 दिसंबर को राज्यसभा से। ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 20 अप्रैल 1993 को और ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस कानून ने संविधान में क्या बड़े बदलाव किए? इसने 3 बड़े काम किए। पहला, संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जो सिर्फ पंचायतों के लिए है। ओके। दूसरी एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए जिन पर वो काम कर सकती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, सड़कें वगैरह। जी, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि अब ये व्यवस्था राज्यों के लिए बाध्यकारी यानी मैंडेटरी हो गई। मतलब अब राज्य इसे टाल नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। चलिए अब उस त्रिस्तरीय ढांचे को समझते हैं। ये जमीन पर काम कैसे करता है? इसे एक पिरामिड की तरह समझिए।
सबसे नीचे नींव में है ग्राम पंचायत। यानी विलेज लेवल पर। यहाँ चुनाव कैसे होता है? यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब गांव के लोग सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और बीच के स्तर पर? बीच में है पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल। और सबसे ऊपर? जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इन दोनों स्तरों पर चुनाव परोक्ष होता है, मतलब इनडायरेक्ट। हाँ, चुने हुए प्रतिनिधि ही आगे के सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अपवाद है, एक एक्सेप्शन। वो क्या है? अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसके लिए बीच का स्तर यानी पंचायत समिति बनाना जरूरी नहीं है। वो चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। एक कंफ्यूजन मुझे हमेशा रहता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में इनमें क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। देखिए, ग्राम सभा जिसका जिक्र अनुच्छेद 243A में है, वो एक तरह से गांव की संसद है। संसद मतलब गांव की मतदाता सूची में जितने भी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सब इसके सदस्य हैं। ये एक स्थायी संस्था है जो कभी भंग नहीं होती। तो इसका काम क्या है? ये एक विधायी संस्था है। इसका काम है नियम बनाना, बजट पास करना और पंचायत के काम की निगरानी करना। तो फिर ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत उस संसद की सरकार है, एक कार्यकारी संस्था। इसमें प्रधान या सरपंच और चुने हुए वार्ड सदस्य होते हैं। अच्छा, तो ग्राम सभा नियम बनाती है और ग्राम पंचायत उन्हें लागू करती है। बिल्कुल, और ग्राम पंचायत अपने हर काम के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। असली बॉस ग्राम सभा ही है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। अब ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचा कैसा होता है? ब्लॉक स्तर पर यानी पंचायत समिति में जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो है BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला स्तर पर? जिला परिषद में CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो अक्सर एक IAS अधिकारी होता है। ये समन्वय और पर्यवेक्षण का काम करते हैं। ठीक है, तो ढांचा बन गया। लेकिन ये व्यवस्था निष्पक्ष रहे, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है, जैसे आरक्षण को लेकर? ये इस व्यवस्था की आत्मा है। अनुच्छेद 243D में आरक्षण का प्रावधान है। SC और ST समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। और कई राज्यों ने तो इसे 50% तक कर दिया है। जी, जिसमें बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। अच्छा, और पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 243E के तहत कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। और सबसे जरूरी सवाल, पैसा कहाँ से आता है? उसके लिए है अनुच्छेद 243I, जिसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। और ये आयोग बताता है कि पंचायतों को कितना पैसा देना है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ 243 से लेके 243O तक बहुत सारे अनुच्छेद हैं। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक मजेदार मेमोरी ट्रिक है। हम इन्हें अंग्रेजी के अक्षरों से जोड़ सकते हैं। अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं। 243A। A से असेंबली यानी ग्राम सभा। B से? बिल्ड, पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही। 243B है बिल्ड, 243C है कॉम्पोजिशन यानी संरचना। 243D, D से डिप्राइव्ड, वंचितों के लिए आरक्षण। बहुत बढ़िया। E से एरा यानी कार्यकाल, F से फेल मतलब अयोग्यता और G से जीनियस या ग्रोथ यानी शक्तियां। ये तो काफी आसान है, आगे बढ़ते हैं। H से हाई टैक्स, कर लगाने की शक्ति। I से इनकम यानी वित्त आयोग। J से जांच मतलब लेखा परीक्षण या ऑडिट। सही। और K बहुत जरूरी है। K से किंग मेकर यानी राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, जो चुनाव करवाता है। जी। L से लागू मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। M से मना, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। N से निरंतर, कानूनों का बना रहना। और O से ऑब्जेक्शन यानी न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। वाह, इस ट्रिक से तो ये सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। जी, परीक्षा में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्य देखते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ये था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरा राज्य? कुछ ही दिनों बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। एक और जरूरी सवाल, क्या ये कानून पूरे भारत में लागू है? नहीं, अनुच्छेद 243M के तहत कुछ राज्यों को छूट मिली हुई है,
जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर स्वशासन की अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं जैसे ट्राइबल काउंसिल्स पहले से मौजूद हैं। और आखिरी सवाल, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। जबकि वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। ये अंतर याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी पंचायती राज व्यवस्था की पूरी कहानी, एक विचार से लेकर एक संवैधानिक हकीकत बनने तक का सफर। एक ऐसी व्यवस्था जिसने लोकतंत्र को सही मायनों में भारत के गांवों तक पहुंचाया। इसने समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी एक आवाज दी है। बिल्कुल। और यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने इस पूरी व्यवस्था की संरचना की बात की, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस संवैधानिक बदलाव ने सच में सत्ता को आम लोगों के हाथों में सौंपा है, या आज भी गांव में पुराने ताकतवर लोग ही इस नए ढांचे पर काबिज हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।